ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि सप्तम भाव के विश्लेषण के दौरान ये देखा जाए कि सप्तमेश केंद्र या कोने में शुभ ग्रह से दृष्ट या युद्ध हो तो सप्तम भाव के परिणाम शुभ होंगे, तथा यदि सप्तमेश पाप पीड़ित होकर बुरे स्थान पर स्थित हो तो परिणाम अशुभ होंगे। किसी विशेष पहलू का आकलन करते समय परिणाम निर्धारित करने के लिए उस पहलू के प्राकृतिक कारक ग्रह की ताकत और शुभता पर भी विचार किया जाना चाहिए। शुक्र प्राकृतिक रूप से मेल मिलाप कराने वाला ग्रह है। इसलिए पत्नी के मामलों का निर्णय करते समय शुक्र की स्थिति, शुक्र के पहलू और उस पहलू के पति की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। संयोगवश विचार के संदर्भ में आंका जाने वाले विषय के कारक ग्रह की स्थिति पर भी सही परिणाम के लिए विचार निर्णय के साथ विचार किया जाना चाहिए। दूसरी नवीन सापेक्ष स्थिति, व्यवहार में जीवन साथी या साथी के विषय में निर्णय करते समय माया भाव, शुक्र और शुक्र के सप्तम भाव तथा द्वितीय भाव के बारे में भी जानना चाहिए। यदि ये शुभ हों तो जीवन साथी के मामले निश्चित रूप से शुभ होंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पहला और दूसरा घर अच्छे परिणाम दिखा रहा है, लेकिन शुक्र नकारात्मक पहलू, अस्त या खराब स्थिति में है और शुक्र का सातवां घर भी खराब स्थिति में है। इस स्थिति में अच्छे बुरे परिणामों का मिश्रण संभव है तथा जातक का वैवाहिक सुख बाधित होगा। विवाहित जीवन उतना सुखी नहीं रहेगा। पति या पत्नी के रूप और शरीर के रंग का निर्धारण, जातक की पत्नी का रूप व रंग जातक की पत्नी के रूप व रंग के समान होगा। इस नियम के अनुसार यदि ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या शुक्र में से कोई एक है तो पत्नी या पति सुनहरे भूरे रंग का होगा, मंगल लाल सुनहरा है तो बुध हल्का भूरा है, तथा शनि या राहु काला है तो पत्नी या पति काले रंग का होगा। यदि सप्तम भाव में सिंह, मकर या कुंभ राशि हो तो जातक की पत्नी छोटे कद की हो सकती है। प्रेम विवाह, सप्तमेश, प्रथमेश, लग्नेश, द्वितीयेश। शुक्र और चंद्रमा प्रेम विवाह के कारक हैं। एक, शुक्र और चंद्रमा सप्तम या द्वितीय भाव में हो या शुक्र और चंद्रमा पर दृष्टि हो तथा शुक्र या चंद्रमा पंचम भाव के संपर्क में हो तो प्रेम विवाह होता है। 2. शुक्र व चंद्रमा का प्रभाव सप्तम या द्वितीय भाव पर पड़े तथा पंचम भाव से संपर्क हो तो प्रेम विवाह होता है। 3. सप्तमेश, लग्नेश, पंचमेश से संबंध व संपर्क होने पर भी प्रेम विवाह हो सकता है। 4. यदि पंचम भाव सप्तम भाव को देखता हो तथा पंचम, द्वितीय, सप्तम व एकादश भाव से कोई संपर्क हो तो विवाह सामाजिक रीति रिवाज से न होकर अरेंज विवाह होता है। 5. शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से दृष्टि संबंध में हो तो प्रेम विवाह होगा। 6. यदि शुक्र और चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में हो तथा सप्तम या द्वितीय भाव और चंद्रमा या शुक्र के बीच किसी भी प्रकार का स्थान या दृष्टि संबंध हो तो प्रेम विवाह होगा। यदि प्रेम और विवाह का कारण बनने वाले ग्रह एक दूसरे के अनुकूल हो और लग्न जीवन साथी के अनुकूल हो, तो वैवाहिक प्रेम विवाह के बाद लंबे समय तक बना रहेगा। और यदि योग पैदा करने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हो और लग्नेश सप्तमेश का शत्रु हो तो वैवाहिक प्रेम में कमी आती है। अपरंपरागत विवाह। 1. यदि लग्न राशि और लग्नेश द्वारा दर्शाई गई जाति सप्तमेश की जाति के समान न होकर भिन्न हो तथा सप्तमेश पापयुक्त हो या पाप दृष्टि से दृष्ट हो तो अशुभ विवाह की संभावना होती है। 2. यदि लग्नेश का संबंध किसी प्रकार से पंचमेश से भी हो तथा लग्नेश या पंचमेश पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो अवर्ण विवाह हो सकता है। 3. यदि 7वें और 12वें भाव में पाप ग्रह हो और 5वां में क्षीण चंद्रमा हो तो विवाह अशुभ होने की संभावना होती है। सप्तम और द्वादश भाव के स्वामियों के मध्य क्षेत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से विपरीत जाति का विवाह भी हो सकता है।
जातियों के बीच विवाह के मामले में उपर्युक्त संयोजन भी उचित आयु में विवाह के लिए संयोजन है। उनकी अतिरिक्त शादियां इस प्रकार हैं। 1. ये योग तब बनता है जब सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र बलवान हो तथा सप्तम भाव केंद्र या कोण में हो। 2. यदि शुक्र द्वितीय भाव में बलवान हो तथा सप्तमेश एकादश भाव में हो तो ये योग होता है। 3. यदि शुक्र दूसरे भाव में हो तथा बलवान शुक्र एकादश भाव में हो तो ये योग होता है। 4. यदि दूसरा घर शुभ दृष्टि वाला या शुभ स्थान पर हो तथा द्वितीयेश और बृहस्पति मजबूत होकर केंद्र या कोने में स्थित हों तो ये योग बनता है। यदि शुक्र सप्तमेश या सप्तम भाव बृहस्पति से दृष्ट हो तो पत्नी गुणवान, सुंदर और शिष्ट होगी। यदि यह योग किसी स्त्री में हो तो उसके पति में ये गुण होंगे। यदि सप्तमेश पंचम भाव में हो अथवा लग्न स्वामी सप्तम भाव में हो तो जातक स्त्रियों और उनकी पत्नियों के अधीन रहता है। यदि शनि सातवें भाव में हो और बलवान व शुभ हो तो पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है। सातवां स्थान में यदि चंद्रमा और शुक्र या बुध और बृहस्पति एक साथ हों तो बहुविवाह होता है। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ सातवें भाव में हो तो वह अनैतिक हो सकती है तथा उसके वैवाहिक सुख में बाधा आने का खतरा रहता है। यदि द्वितीय भाव में हो या लग्नेश लग्न तृतीय या षष्ठ भाव में हो या अष्टम भाव का स्वामी लग्न या सप्तम भाव में हो तो दिव्यावर्य योग होता है। यदि सातवें भाव पर कई पाप ग्रह या राहु या केतु हों तो वैवाहिक सुख नष्ट हो जाएगा। यदि शुक्र छठे भाव का स्वामी होकर सातवें या आठवें भाव में हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा। यदि शनि अष्टम भाव में हो तो स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। लेकिन यदि शुक्र आठवें भाव पर हो तो वह कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार में विवाह कर सकता है। यदि सातवां पति और शुक्र एक साथ छठे भाव में हो तो पत्नी बांझ हो सकती है। मांगलिक दोष और मांगलिक दोष खंड योग। यदि मंगल चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो स्त्रियों को वैधव्य का कष्ट होता है तथा पुरुषों को अपनी पत्नी को खोने का दुख होता है। कुंडली में मंगल की इस स्थिति को भौम दोष कहा जाता है। लेकिन कई मामलों में ये देखा गया है कि भौम दोष की उपस्थिति के बावजूद पत्नी या पति को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके पीछे कारण ये है कि यदि घर में मांगलिक दोष समाप्त हो जाए तो इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि कुंडली में मांगलिक दोष हो तो ये देखना आवश्यक है कि मांगलिक दोष खंडना योग्य है या नहीं। नीचे मांगलिक दोष का खंडन दिया गया है। 1. यदि मंगल मुख्य त्रिकोण में अपने घर में या मित्र घर में तथा शुभ ग्रह के वर्ग में स्थित हो तो मांगलिक दोष दूर हो जाता है। 2. यदि मंगल केंद्र, कोण या योगकारक का स्वामी हो तथा किसी शुभ या मित्र ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो मांगलिक दोष दूर हो जाता है। मंगल कर्क और सिंह राशि के लिए योग निर्माता है क्योंकि यह राजयोग निर्माता है। यदि मंगल मांगलिक दोष के घर में हो तो राहु या शनि यदि उससे ऊपर किसी भी स्थान पर हो तो मांगलिक दोष उतना अशुभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि जातक के लग्न के सप्तम भाव में मंगल व शनि सिंह राशि में हो तो मांगलिक दोष निरस्त तो नहीं होता, परंतु जातक के विधवा होने का भय रहता है। 4. यदि मंगल सातवें भाव में नीच का हो और शनि आठवें भाव में हो अथवा मंगल आठवें भाव में नीच का हो और शनि सातवें भाव में हो अथवा मंगल 12वें भाव में नीच का हो और शनि नीच का हो तो भौम दोष का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। 5. जब मंगल चौथे भाव में हो तो मांगलिक दोष उतना हानिकारक नहीं होता जितना तब होता है जब शनि मंगल से चौथे भाव में हो। प्रसंगवश
प्रसंगवश यदि पति पत्नी दोनों के घरों में मांगलिक दोष हो, तो मांगलिक दोष दूर करने से उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय हो सकता है, जैसे विष को दूर करता है। चिरकुमार योग। इस योग में जन्म लेने वाले जातक का विवाह नहीं होता, वह कुंवारा या अविवाहित ही रहता है। 1. यदि सप्तमेश कमजोर व खराब स्थिति में हो तथा शनि पाप या पीड़ित होकर सप्तम भाव में हो तो युति होती है। 2. यदि राहु सप्तम भाव में हो, एक से अधिक पाप ग्रहों से दृष्टि या युद्ध हो तो युति होती है। 3. सप्तमेश सप्तम भाव में हो या उसकी कोई दृष्टि न हो तथा साथ में कमजोर लग्न स्वामी चंद्रमा व शुक्र हो तथा शनि छठे या 12वें भाव में पीड़ित हो तो संघर्ष होता है। 4. कमजोर शुक्र यदि मंगल के साथ युति में हो तो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। 5. यदि सप्तमेश बुध और शनि एक साथ नवम भाव में हो और सप्तम भाव पर चंद्रमा या शुक्र की कोई दृष्टि न हो तो युति होती है। 6. यदि तीनों में से सप्तम भाव के स्वामी लग्न, चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से संबंधित न हों, बल्कि पापग्रह या दृष्ट हों तथा सप्तम भाव पर सप्तमेश, चंद्रमा या शुक्र की कोई दृष्टि न हो, तो युति होती है। पत्नी की मृत्यु फलदीपिका के अनुसार 1. यदि सप्तमेश नीच का हो, अस्त हो, शत्रु के घर में हो या पाप से दृष्ट हो तथा सप्तम भाव पाप से दृष्ट हो, पाप में लिप्त हो या पाप के मध्य स्थित हो, तो पत्नी की मृत्यु होती है। यदि 12वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो विचार पाप बन जाता है। 2. यदि शुक्र वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में हो या बुध वृषभ राशि में सप्तम भाव में हो या बृहस्पति नीच का होकर सप्तम भाव में हो, अथवा यदि शनि या मंगल मीन राशि में सप्तम भाव में हो तो विवाह के तुरंत बाद जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि सप्तम भाव में मंगल और शनि की दृष्टि हो तो पत्नी जीवित नहीं रहती। तलाक योग। 1. यदि शुक्र नीच स्थान में या अस्त हो रहा हो, 7वें भाव पर शुभ और पाप ग्रह हैं और साथ ही चौथा भाव पापी या पाप ग्रह है। 2. यदि सप्तम और चतुर्थ भाव पाप ग्रह हों या पाप ग्रह से दृष्ट हों, सप्तम और चतुर्थ भाव के अधिपति कमजोर हो और पति या पत्नी में मांगलिक दोष हो। 3. यदि शुक्र और मंगल एक दूसरे पर अशुभ दृष्टि से हों, तो शुक्र अशुभ स्थिति में होता है और 7वां और चौथा भाव अशुभ या अशुभ होता है। 4. यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तथा सप्तमेश अस्त हो गया हो या नीच राशि में हो या शत्रु भाव में हो तो पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहता। शादी कब होगी? सप्तमेश द्वितीयेश सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तमेश से दृष्ट या युद्ध ग्रह, शुक्र से सप्तमेश। शुक्र जिस राशि में स्थित हो उसके स्वामी तथा राहु के दशम और 13वें भाव में विवाह के योग बनते हैं। शुक्र विवाह का कारक है और कई ज्योतिषियों के अनुसार राहु विवाह का कारक है। विवाह उचित आयु में होता है जब शुक्र और राहु सहित श्रेष्ठ ग्रह दशम भाव में हों। ये याद रखना चाहिए कि विवाह के लिए जिम्मेदार इन ग्रहों में से किसी एक की अंतर्दशा की अवधि, जो विवाह के समय के करीब आती है, विवाह का समय होती है। विवाह के बाद सौभाग्य और दुर्भाग्य। 1. यदि सप्तमेश द्वितीयेश लग्नेश तथा शुक्र तुंग क्षेत्र या मूल त्रिकोण में अथवा अपने या मित्र भाव में पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट न हो तो विवाह के बाद सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर यदि वे नीच बुरी स्थिति में हों, पापी या दुष्ट स्वभाव वाले हों या नवग्रह शत्रु राशि के हों, तो विवाह के बाद भाग्य की हानि होगी। 2. यदि द्वितीयेश व एकादशेश के मध्य क्षेत्र परिवर्तन योग हो तो विवाह के बाद भाग्य में सुधार होता है। जीवन साथी की रोजगार स्थिति। यदि सप्तमेश
सप्तमेश का दशम और एकादश भाव बलवान और शुभ हो तथा सप्तम भाव भी शुभ हो तो पत्नी नौकरी पेशा और सम्मान प्राप्त करेगी। जीवन साथी गायक, कलाकार या अभिनेत्री योग। यदि शुक्र और चंद्रमा शुभ सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो पत्नी गायिका या अभिनेत्री बन सकती है। व्यापार एवं वाणिज्य योग। सप्तम भाव से व्यापारिक मामलों का निर्णय करते समय सप्तम भाव और भाव के स्वामी की शुभता का निर्णय करने में व्यापार के कारक बुध की स्थिति और बुध का स्थान भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भाव की शुभता का निर्णय करने के समान नियमों का उपयोग करें। यदि सप्तम भाव का स्वामी और बुध शुभ स्थिति में हो तो व्यापार में वृद्धि होगी और इसके विपरीत यदि उस दिशा में पाप ग्रह हो या भाव का स्वामी खराब स्थिति में हो तो व्यापार में हानि होगी। किसी व्यवसाय की प्रगति और गिरावट जानने के लिए उपरोक्त विचारों के साथ साथ धन और आय पहलुओं और इन दोनों पहलुओं के स्वामियों की स्थिति को भी देखना चाहिए। यदि सप्तम भाव बुध, धन भाव और आय भाव शुभ हों तो व्यापार में निश्चित रूप से सुधार होगा। यदि कुंडली में धन हानि या दरिद्रता हो तो व्यापार में धन होने के बावजूद भी व्यापार में उन्नति नहीं होगी।